नमस्ते जी। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का 10th चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड के बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म अफेक्टेड इन इंडिया कंट्री साइड, किस प्रकार से ये जो उपनिवेशवाद था इसने भारतीय देहात को कैसे प्रभावित किया। Two provinces came under the control of English East India Company. One is Bengal and second is Bombay Deccan. कि कौन कौन सी ऐसे दो प्रांत थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थे। वो है बंगाल, ईस्टर्न इंडिया, रफली प्रेजेंटेड बाय इंडियन स्टेट्स ऑफ बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश। बॉम्बे डक्कन, प्रेजेंट डे वेस्टर्न इंडिया। ये दोनों ही जो क्षेत्र थे, बंगाल और बॉम्बे डक्कन, ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थे। बंगाल, रिवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनी कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। अब बंगाल में अंग्रेजी सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो राजस्व वसूल करने का सिस्टम लागू किया गया था उसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्त उसे कहा जाता है। इम्पैक्टेड ऑन द लाइफ ऑफ जमींदार्स और राजाज, और इससे जो वहाँ के जमींदार थे और राजा थे उनके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इम्पैक्टेड ऑन द लाइफ पहाड़ियाज इन राजमहल हिल्स, प्रेजेंट डे झारखंड, और इसका प्रभाव राजमहल हिल की में रहने वाले जो पहाड़िया लोग थे उनके जीवन के ऊपर भी पड़ा था। बंगाल एंड द जमींदार्स, colonial rule was first established in Bengal. In 1765, English East India Company acquires Diwani of Bengal, right to collect revenue. देखिए, बंगाल में सबसे पहले जो औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ था वो उसके बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बंगाल की दीवानी के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। मीन्स राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, राजस्व वसूल करने का अधिकार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। यहाँ पे कुछ मेन वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में बार बार रिपीटेड हैं, तो सबसे पहले उनको देखेंगे। फर्स्ट, राजा मीन्स किंग बट नाउ लॉस्ट पावर बट दे वर बिग लैंड ऑनर्स। देखिए, राजा जो शब्द है बड़े बड़े राजाओं के लिए यूज किया जाता था, परंतु अब उनकी जो सत्ता थी, उनके पास जो शक्तियां थी वो छिन गई थी, बट अभी भी वो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे, भूमिपति थे। जमींदार्स, पावरफुल लैंड ऑनर्स ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत के जो शक्तिशाली भूमि स्वामी थे उनको जमींदार कहा जाता था। और जमींदारी, लैंड ऑफ जमींदार्स, जमींदार की जो भूमि होती थी वो उसकी जमींदारी कहलाती थी। तालुकदार लिटरली मीन्स वन हु होल्ड अ ताल्लुक और कनेक्शन। इसका जो शाब्दिक अर्थ है मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ताल्लुक होता है या कनेक्शन होता है। ताल्लुक केम टू रेफर टू अ टेरिटोरियल यूनिट, दे ऑल्सो हैड कंट्रोल ओवर लैंड ऑनर। एक ऐसा क्षेत्र होता था जिसके ऊपर इनका अधिकार होता था और ये उस क्षेत्र के मालिक होते थे। रॉयट्स, रियात मीन्स पीजेंट्स, किसानों के लिए रैत वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। और जोतदार मीन्स क्या होता है, रिच एंड पावरफुल रॉयट, जितने भी अमीर और शक्तिशाली जो किसान लोग थे उनके लिए यहाँ पे जोतदार शब्द यूज किया गया है। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। In 1793, Charles Cornwallis, Governor General of Bengal, introduced permanent settlement in Bengal. Permanent settlement was a revenue settlement made with the rajas and तालुकदार्स of Bengal. देखिए, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट जो है, इस्तमरारी बंदोबस्त जो है, वो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था। और कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसमें क्या था कि इसमें जो रिवेन्यू इकट्ठा करने का जो काम होता है, राजस्व इकट्ठा करने का जो काम होता है, वो राजा के पास और तालुकदार के पास था। They were now classified as जमींदार्स and they had to pay the revenue demand that was fixed in perpetuity. और अब इन लोगों को, मतलब जितनी भी राजस्व की जो मांग रखी गई है वो राजस्व की मांग इनसे ही वसूल की जाती थी। In terms of this definition, the जमींदार was not a land owner in the village but a revenue collector of the state.
इसका मीन्स ये है कि जमींदार अब गांव में भूमि स्वामी नहीं रहा था, बल्कि वो स्टेट का, राज्य का सिर्फ एक राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की एक निश्चित रकम फिक्स कर दी थी जो कि हर एक जमींदार को देनी ही पड़ती थी। जमींदार्स हैड सेवरल विलेजेस अंडर दैम, और एक जमींदार के नियंत्रण में काफ़ी सारे गांव होते थे, कभी कभार ये 400 से भी ज़्यादा हो सकते थे। द कंपनी फिक्स्ड द टोटल डिमांड और द एंटायर स्टेट हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे। और मतलब जो कंपनी होती थी वो पूरे का पूरा राजस्व फिक्स कर देती थी जितना जमींदार को देना पड़ता था। द जमींदार collected rent from the different villages, paid the revenue to the company and retained the difference as his income। अब जमींदार जो है वो अलग अलग गांव से इस रिवेन्यू को, इस लगान को इकट्ठा करता था और उसको कंपनी को दे देता था, और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता था वो उसकी इनकम, उसकी आय हो जाती थी। द स्टेट्स ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन्ड टू रिकवर द रिवेन्यू। और कई बार कुछ ऐसे जमींदार होते थे जो कि अपना मतलब ये रिवेन्यू पे करने में फेल हो जाते थे, तो उनकी भूमि की नीलामी कर दी जाती थी। ओवर 75% ऑफ जमींदारीज चेंज्ड हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। और इस्तेमरारी बंदोबस्त के बाद 75% जो जमींदारीज थी वो बदल गई थी। एन ऑक्शन इन वर्धमान। देखिए, अब वर्धमान एक शहर है, एक राज्य है जहाँ पे ये नीलामी की गई थी, सबसे पहले ऑक्शन किया गया था। इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन वर्धमान, प्रेजेंट डे वर्धमान, वेस्ट बंगाल। प्रेजेंट डे में सबसे पहले जो नीलामी की गई थी वो वर्धमान में की गई थी, जो आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ऑक्शन ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड ऑफ राजा ऑफ वर्धमान बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ के जो राजा थे वर्धमान के, उनके जो जगह थी, उनका जो क्षेत्र था, उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया था। राजा ऑफ वर्धमान फेल टू पे रिवेन्यू एज पर परमानेंट सेटलमेंट। और जो वर्धमान के राजा थे वो इस्तेमरारी बंदोबस्त के अनुसार अपना रिवेन्यू पे करने में, अपने राजस्व का भुगतान करने में फेल हो गए थे। अ नंबर ऑफ महाल्स मीन्स स्टेट्स होता है यहाँ पे, हेल्ड बाय द राजा ऑफ वर्धमान वर बीइंग सोल्ड एज पर द परमानेंट सेटलमेंट। और उनके नियंत्रण में काफ़ी सारी स्टेट्स थी, बट जब वो अपना रिवेन्यू पे नहीं कर पाए तो उनकी जितनी भी स्टेट्स थी उनको बेच दिया गया था। Numerous purchasers came to the auction and the states were sold to the highest bidder। अब देखिए, काफ़ी संख्या में खरीदने वाले लोग यहाँ पे आए और जिस भी व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसको वो स्टेट्स बेच दी गई थी। बट द कलेक्टर सोन डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। परंतु जो ये राजस्व इकट्ठा करने वाले थे उन्होंने जल्दी ही एक नया तरीका इसके लिए अपना लिया था। Many of the purchasers turned out to be the servants and agents of the Raja who had brought her lands on behalf of their master। काफ़ी सारे जो खरीदार होते थे वो अपने राजा की तरफ से ही वहाँ पर आकर के खरीदारी किया करते थे, जिसको कि फर्जी खरीदारी कहा जाता है। हाउ दिस फिक्टिशियस सेल वर्क्स। और ये जो फर्जी बिक्री होती थी कैसे काम करती थी। फिक्टिशियस सेल वाज वन स्ट्रेटजी ऑफ जमींदार्स रेजिस्टेंस। अब ये जो फर्जी बिक्री थी ये जमींदारों का एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका था। द राजा ऑफ वर्धमान फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ द जमींदारी टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। सबसे पहले तो वर्धमान के राजा ने क्या किया, एक तरीका अपनाया, उसने उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी अपनी माता के नाम लिखवा दी थी। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि मेनली जो वीमेन की प्रॉपर्टी होती थी उसको नीलाम नहीं किया जाता था, और इस प्रकार से जितना भी ये खरीदारी ये लोग करते थे, देन एज अ सेकेंड मूव हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शन। और दूसरा तरीका क्या था कि इनके जो एजेंट्स होते थे वो बोली को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे, या उसको जो बोली की नीलामी की जो प्रक्रिया होती थी उसमें जोड़ तोड़ किया करते थे। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वॉज डेलिबरेटली विदहेल्ड एंड अनपेड बैलेंसेस वर अलाउड टू एक्यूमुलेट।
और जितना भी बैलेंस उनका बिना भुगतान नहीं किया जाता था, तो ऐसी बोली को बिना बोली के ही खरीदने से, मतलब बहुत ज़्यादा जब बोली बढ़ जाती थी तो इस राशि को अदा करने से इनकार कर दिया जाता था। When a part of estate was auctioned, the जमींदार्स men bought the property outbidding other purchaser। और जब ये बोली लगाई जाती थी तो जमींदार के जो आदमी होते थे वही बोली को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने नाम उसको करवा लेते थे। Subsequently, they refused to pay up the purchase money so that the state had to buy resold। और जब मनी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो ये जो जमींदार के आदमी होते थे उसको खरीदने से इनकार कर देते थे, जिससे कि उसको दोबारा से बेचा जाता था। Once again it was bought by the जमींदार्स एजेंट, once again the purchaser money was not paid and once again there was an auction। और देखिए दोबारा से इसको जमींदार के एजेंट खरीद लेते थे, फिर दोबारा से इसकी नीलामी की जाती थी। This process was repeatedly endlessly exhausting the state and the other bidders at the auction। और ये प्रक्रिया जो थी वो चलती रहती थी और जिसके कारण जो स्टेट है और ये जो बोली लगाई जाती थी इसको बंद कर दिया जाता था। एट लास्ट द स्टेट वो सोल्ड एट अ लो प्राइस बैक टू द जमींदार। और इस प्रकार से अंत में जो स्टेट होती थी वो जमींदार को ही, उसी जमींदार को कम रेट में बेच दी जाती थी। द जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, द कंपनी रेयरली रिकवर्ड द अनपेड बैलेंस दैट हैड बिल्ट अप। जमींदार जो होते थे कभी भी पूरा राजस्व नहीं पे करते थे, कंपनी को हाफ ही उनकी रिकवरी हो पाती थी। अब द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रिवेन्यू, वाई हैड द राजा फेल टू पे द रिवेन्यू, वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। अब कौन कौन से कारण थे जिनके कारण ये जो रिवेन्यू होता था उसको वो नहीं दिया जा सकता था। ये क्वेश्चन 3 टाइप से आपके पास आ सकता है। फर्स्ट, the initial demand rate of revenue were very high. The company pegged the revenue demand high, arguing that the burden of the zamindar would gradually decline as agriculture production expanded and prices rose। देखिए फर्स्ट जो तरीका है इसमें क्या था, क्यों नहीं ये लोग पे कर पाते थे, क्योंकि इनकी जो डिमांड होती थी, रेट जो होता था राजस्व का बहुत ज़्यादा होता था और जिसके कारण ये जो लोग थे, मतलब जमींदार जो लोग थे या किसान जो लोग थे वो अपना रिवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे। और जमींदारों को ये रहता था कि उनका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है पीजेंट्स का, किसानों का, वो बहुत कम हुआ है और प्राइजेस जो हैं वो बहुत कम होते थे। जो भी प्रोडक्शन किया जाता था उनके प्राइजेस बहुत कम होते थे। Second, this high demand was imposed in the 1790s, a time when the prices of agriculture produce was depressed. Recurrent famine and declining agriculture output making it difficult for the royals to pay their dues to the jamidar. The jamidar could not collect the rent and they could not pay the company. अब देखिए 1790s में ऐसा टाइम आया जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बहुत ख़राब था। मीन्स या तो किसी भी कारण से, अकाल के कारण से, या एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था वो बहुत कम होता था, जिसके कारण जमींदार जो थे वो अपना कंपनी को अपना रिवेन्यू पे नहीं कर पाते थे। थर्ड, द रिवेन्यू वॉज इनवेरिएबल और रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू पेड पंक्चुअलिटी। और देखिए जो रिवेन्यू था वो मतलब अलग अलग था, कभी ज़्यादा हो जाता था, कम ज़्यादा होता रहता था, जिसके कारण और इनकी जो क्रॉप थी किसानों की वो भी अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण रिवेन्यू को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती थी और ये सही समय पर अपना जो रिवेन्यू है उसको पे नहीं कर पाते थे। नाउ द हो एंड द प्लव, हल और कुदाल। देखिए हो क्या होता है, टूल ऑफ पहाड़िया सिंबलाइजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हो जो है वो पहाड़िया लोगों का प्रतीक है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, मीन्स जो आपका घुमंतु कृषि होती है उसके लिए यूज़ किया जाता था। अ हो इज़ एन एंशियंट हैंड टूल यूज टू शार्प soil, remove weeds, clear soil and harvest root crop। हो जो है एक पुराना हाथ से यूज़ किए जाने वाला औजार होता है जो कि सॉइल को, मिट्टी को शेप देता है, रिमूव करता है जो भी उसमें वीड्स लगी होती हैं और सॉइल को साफ करता है, और इसके अलावा हार्वेस्ट की जो रूट होती हैं उनको क्लियर करता है। प्लव क्या है, टूल ऑफ संथाल्स, हल और कुदाल ये संथालों का सिंबलाइज करता है जो कि सेटल्ड कल्टीवेशन का, जो स्थायी कृषि के बारे में हमें बताते हैं।
अ प्लफ इज़ अ फार्म टूल फॉर लूजिंग और टर्निंग द सॉइल बिफोर शोइंग सीड और प्लांटिंग। प्लफ एक ऐसा टूल होता है जो कि मिट्टी को टर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उसको सो किया जा सके, उसको उगाया जा सके। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रांसिस बुकानन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसिस बुकानन वॉज अ फिजिशियन। ही केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन बंगाल मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम 1794 एंड टू 1815। बुकानन जो थे वो एक फिजिशियन थे। फिजिशियन का मीन्स होता है एक डॉक्टर थे, ये एक चिकित्सक थे और जो कि भारत में आए थे और इन्होंने मेडिकल सर्विसेज के रूप में यहाँ पे काम करना शुरू किया था। ही वो सर्जन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेल्सले, और ये जो लॉर्ड वेल्सले थे उनका एक सर्जन के रूप में यहाँ पे आए थे। During his stay in Kolkata, present day Kolkata, he organized a zoo that became the Kolkata Alipura Zoo। और कोलकाता में इन्होंने अपने समय में कोलकाता में एक जू का निर्माण किया जहाँ पे इन्होंने, जिसका नाम है अलीपुरा जू। ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ बोटेनिकल गार्डन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और शॉर्ट पीरियड तक ये बोटेनिकल गार्डन में भी इन्होंने काम किया था। On the request of the government of Bengal, he undertook detailed survey of the area under the jurisdiction of the British East India Company। और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल की सरकार की रिक्वेस्ट पे ये यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए थे, क्योंकि ये एक कर्मचारी थे यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इन्होंने जितना भी एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था उन सब के बारे में इन्होंने क्या करना था, इनको एक सर्वे करना था, एक सर्वेक्षण इनको करना था। इन 1815 ही फेल इल एंड रिटर्न टू इंग्लैंड, बट 1815 में इनके साथ क्या हुआ, ये बीमार पड़ गए और वापस इनको इंग्लैंड